सृष्टि तत्व का जो अनजाना व्यापार है, उसके संबंध में विजया ने बड़े बड़े पंडितों से अनेक चर्चाएं और अन्वेषण सुने हैं, लेकिन उसका जो अंश जाना हुआ है वह कहाँ आरंभ हुआ, उसका कार्य क्या है, कैसे आकृति प्रकृति है, इतिहास क्या है, ऐसे दृढ़ और स्पष्ट भाषा में कहते हुए उसने कभी सुना है उसे याद नहीं। जिस यंत्र को अभी टूटा कहकर मजाक कर रही थी, उसी की सहायता से कैसे कैसे अपूर्व और अद्भुत व्यापार उसे दिखाई दिए। उस दुर्बल और पागल जैसे व्यक्ति ने डॉक्टरी पास की है, उसे विश्वास नहीं होता। यही नहीं, जीवाणुओं के संबंध में उसके ज्ञान की गहराई, विश्वास की दृढ़ता और याद रखने की असाधारण सामर्थ्य को जानकर वह चकित रह गई। उसने यह भी देखा कि साधारण मनुष्यों की तरह उसे नाराज कर देना कितना आसान है। वह मुंह ताकती और उसकी बातें सुनती रहती थी, और उसके त्याग, सीधेपन, भद्रता की बात सोचकर स्नेह, श्रद्धा और भक्ति से विभोर हो रही थी। आप कुछ भी नहीं सुन रही हैं, नरेंद्र ने कहा। सुन तो रही हूँ। क्या सुन रही हैं बताइए। क्या एक ही दिन में सब कुछ सीख लिया जाता है? नहीं, आप कुछ नहीं सीख सकेंगी। आपके जैसा नासमझ व्यक्ति मैंने इस जन्म में नहीं देखा। एक दिन में इस आदमी ने शायद सब कुछ सीख सकता है। क्या आपने भी एक ही दिन में सीख लिया था क्या? नरेंद्र हो करके हंस पड़ा। आप तो 100 वर्ष में भी नहीं सीख सकेंगे, फिर यह सब सिखाएगा कौन? विजया ने होंठ दबाकर हंसते हुए कहा। आप नहीं तो यह टूटा हुआ यंत्र लेगा कौन? नरेंद्र ने गंभीर होकर कहा। आपको ना तो इसे लेने की जरूरत है और ना मैं सिखा ही सकूंगा। तो फिर चित्र बनाना सिखा दीजिए, वह तो सीख सकूंगी। सो भी नहीं सीख सकेंगी, जिसे देखते देखते मनुष्य को नहाने खाने को भी सुध नहीं रहती। जब आप उसी में मन नहीं लगा सकी तो चित्र बनाने में कैसे मन लगा पाएंगी? फिर चित्र बनाना भी नहीं सीख सकूंगी। नहीं, विजय ने बनावटी गंभीरता से कहा। कुछ भी ना सीख पाने पर तो सिर में सिंग निकल आएंगे। उसके चेहरे के भाव और उसकी बात से नरेंद्र फिर ठहाका मारकर हंस पड़ा। बोला, आपके लिए उचित दंड होगा। विजय ने फिर मुंह फेर कर हंसी छिपाकर कहा। जरूर, क्यों नहीं कहते कि आपसे सिखाने की क्षमता नहीं है। लेकिन नौकर जाकर क्या कर रहे हैं? अभी तक रोशनी क्यों नहीं की? आप जरा बैठिए, मैं दिया जलाने को कह आऊँ। यह कहकर वह फुर्ती से उठी। उसने द्वार का पर्दा हटाया ही था कि अचानक इस तरह रुक गई जैसे भूत दिखाई दे गया हो। सामने ही बैठक के कमरे में 2 कुर्सियों पर दखल जमाए पिता पुत्र रास बिहारी और विलास बिहारी बैठे हैं। विलास के मुंह पर जैसे किसी ने काली स्याही फेर दी थी। विजया ने अपने आप को संभालकर आगे बढ़कर पूछा, आप कब आए काका जी? आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? रासबिहारी ने सूखी हंसी हंसकर कहा, लगभग आधा घंटा हो गया। तुम बातचीत में व्यस्त थे इसलिए नहीं बुलाया। यह शायद जगदीश का लड़का है, क्या चाहता है? विजया इतने धीरे से बोली कि बगल के कमरे तक आवाज़ ना जा सके। एक माइक्रोस्कोप बेचकर बर्मा जाना चाहते हैं, वही दिखा रहे थे। विलास गरज उठा, माइक्रोस्कोप? ठगने के लिए उसे कोई और जगह नहीं मिली? रासबिहारी भर्त्सना के स्वर में बोले। ऐसी बात क्यों कहते हो विलास? हम लोग उसका उद्देश्य नहीं जानते, यह अच्छा भी तो हो सकता है। फिर विजया की ओर देखकर बोले, जो मालूम नहीं उसके बारे में कोई राय प्रकट करना मैं उचित नहीं समझता, उसका बुरा भी नहीं। क्या कहती हो बेटी? यह भी ठीक है कि जोर देकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वह चाहे जो भी हो, उसकी हमें ज़रूरत क्या है? दूरबीन होता तो शायद समय असमय दूरी उरी देखने के काम आ भी जा सकता। लेकिन अरे कौन है? कालीपद उस कमरे में रोशनी करने जा रहा है। वहाँ बैठे हुए बाबू से कह देना कि हम लोग नहीं खरीदेंगे, वह जा सकते हैं। विजया डरते डरते बोली, मैंने तो उनसे कह दिया है कि मैं लूँगी। रासबिहारी ने आश्चर्य से कहा, क्यों लोगी? उसकी क्या आवश्यकता है? विजया चुप रही। रासबिहारी ने पूछा, कितनी कीमत मांगता है? 200 रुपये। रासबिहारी भौहें फैलाकर बोले, 200 रुपये चाहता है? तब तो फिर विलास ने निहायत, क्या कहते हो विलास? कॉलेज में उसने एमए क्लास पढ़ते समय उन सब चीज़ों को काफ़ी देखा सुना, उल्टा पलटा है। 200 रुपये एक माइक्रोस्कोप की कीमत? कालीपद जा, उनसे कह दे यह सब चालबाजी यहाँ नहीं चलेगी। लेकिन जिससे कहना था वह तो अपने कानों में सब कुछ सुन रहा था।
कालीपद को जाते देख विजया ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, तुम सिर्फ रोशनी करके चले जाओ, जो कुछ कहना है मैं खुद कह लूँगी। विलास ने पिता से व्यंग भरे स्वर में कहा, बाबूजी बेकार ही अपना अपमान क्यों कराते हो, उन्हें शायद अभी कुछ और देखना बाकी है। रासबिहारी तो चुप रहे, लेकिन क्रोध से विजय का मुंह लाल हो उठा। विलास उसे देखकर बोला, मैंने भी अनेक तरह के माइक्रोस्कोप देखे हैं बाबूजी, लेकिन किसी में भी हो करके हंसने की कोई बात नहीं पाई। कल के खाना खाने की बात भी वह जान गया था और आज का हंसना भी उसने सुन लिया था। विजय की आज की वेशभूषा की सजावट भी उसकी नज़रों से छिपी न थी। ईर्ष्या के विष से वह इस तरह जल रहा था कि उसे सही गलत का ज्ञान नहीं रहा। विजया ने उसकी ओर पीठ फिरा ली और रासबिहारी से बोली, मुझसे क्या कोई खास बात करनी है काका जी? लड़की की ओर गुस्से से देखकर रासबिहारी ने नरमी से कहा, बात तो करनी है बेटी, लेकिन उसके लिए जल्दी क्या है? फिर कुछ ठहर कर बोले, मैंने तो सोचकर देखा है कि जब उसे बात दे दी है तो उसे लेना होगा। 200 रुपये अधिक है या बात का मूल्य? कल आकर रुपए ले जाना, कह दो बेटी। क्या अब से कल बातें नहीं हो सकती है काका जी? रासबिहारी ने आश्चर्य से कहा, क्यों बेटी? रात हुई जा रही है, उन्हें बहुत दूर जाना है, उनसे मुझे कुछ बातें भी करनी है, विजया ने निसंकोच कहा। उसकी इस गुस्ताखी भरी स्पष्टता में स्तब्ध हो जाने पर भी बूढ़े ने प्रकट नहीं होने दिया। आंख उठाकर देखा, लड़की की आंखें हिंसक पशु के समान झकझक कर रही थी और कुछ कह बैठने की चेष्टा के साथ जैसे युद्ध कर रही हो। धूर्त रासबिहारी ने पलक झपकते ही स्थिति समझ ली और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो है बेटी, मैं कल सवेरे आ जाऊंगा। चलो विलास, अंधेरा हुआ जा रहा है। कहकर वो उठ खड़े हुए और लड़के की बाहें हौले से खींचकर उसके दुर्दमनीय क्रोध से फटकर बाहर निकलने से पहले ही उसे साथ लेकर बाहर निकल गए। उस कमरे में बत्ती जला आया हूँ माँ जी, कालीपद ने कमरे में आते हुए कहा। अच्छा, कहकर विजया अपने को सचेत कर दरवाजे का पर्दा हटाकर धीरे से कमरे में चली गई। नरेंद्र गर्दन नीचे किए हुए कुछ सोच रहा था, उठ खड़ा हुआ और दुख के साथ बोला, इसे मैं लिए जाता हूँ। आपका आज का दिन बहुत बुरा बता। क्या जाने सुबह किसका मुंह देखकर उठी थी। मैंने भी आपसे बहुत सी अप्रिय बातें कही और वे लोग भी कह गए। विजय के मन में आग जल रही थी, लेकिन संयत स्वर में बोली, मैं तो जानती हूँ कि रोजाना उसी का मुंह देखकर मेरी नींद टूटे। आपने सारी बातें अपने कानों से सुन ली है, इसलिए कहती हूँ कि आपके संबंध में उन्होंने जो असम्मान भरी बातें की, उनकी अनाधिकार चेष्टा है, मैं उन्हें कल समझा दूंगी। अतिथि के असम्मान से उसे कैसी चोट पहुंची है नरेंद्र समझ गया। शांत स्वर में बोला, आवश्यकता क्या है इन चीज़ों के बारे में, वे जानते नहीं इसलिए उन्हें संदेह हुआ, नहीं तो मेरा अपमान करने से उन्हें कोई लाभ नहीं था। आपको भी पहले संदेह हुआ, सो क्या असम्मान करने के लिए? वे लोग आपके अपने हैं, शुभचिंतक है, मेरे कारण उन्हें दुखी मत कीजिए। लेकिन अब रात हुई जा रही है, मैं जाता हूँ। कल या परसों एक बार आ सकेंगे? अब तो समय नहीं मिलेगा, मैं कल जा रहा हूँ, कल ही बर्मा जाना ना हो सकेगा। कलकत्ता में कुछ दिन ठहरना पड़ेगा, लेकिन दोबारा मिलने का। विजय की आंखें डबडबाई, वह मुंह ना उठा सकी, ना कुछ कह सकी। नरेंद्र ने हंसकर कहा, आप स्वयं इतना हंसा करती है और आप ही इतनी मामूली सी बात से इतना नाराज़ होगी। मैं ही बिगड़कर आपको मोटी बुद्धि और ना जाने क्या क्या कह गया हूँ, लेकिन उससे तो नाराज़ नहीं हुई, बल्कि होठ दबाकर हंसती रही। उससे मुझे और भी क्रोध आया था, लेकिन आप हमेशा याद आएंगी। आप खूब हंसा सकती है। शांत वर्षा की बूंदें हवा के जोर से जिस प्रकार पत्तों से झर पड़ती है, उसी तरह इस अंतिम बात से आंसू की कई बूंदें विजया की आंखों से मिट्टी पर गिर पड़ी। लेकिन हाथ से पोंछने पर नरेंद्र की नज़र न पड़ जाए, वह चुपचाप नीचे मुंह किए खड़ी रही। नरेंद्र कहने लगा, इसे ले नहीं सकी इसलिए आप दुखी है? यह कहकर वह व्यवहारिक ज्ञान से अनजान वैज्ञानिक पलक झपकते एक विचित्र हरकत कर बैठा। अचानक हाथ बढ़ाकर विजया की ठोड़ी पकड़कर आश्चर्य से बोला, यह क्या, आप रो रही हैं? बिजली की गति से विजया ने दोनों पैर पीछे हटाकर आंसू पोंछ डाले। नरेंद्र ने सबको सकपकाकर पूछा, क्या हुआ?
यह सब बातें उस बेचारे की बुद्धि से परे थी। वह जीवाणुओं को पहचानता था। उन सब के नाम, धाम, जाति, गोत्र आदि की कोई बात उसे अज्ञात नहीं थी। उनके कार्यकलाप, रीति नीति के संबंध में उससे रत्ती भर भी भूल नहीं हुई। उनके आचार विचार का सारा हिसाब उसके नाखूनों पर था। लेकिन यह क्या, जो निर्बोध कह देने से छिपकर हंसती है, जो श्रद्धा और कृतज्ञता से अभिभूत होकर प्रशंसा करने से रो रो कर नदी बहा देती है, प्रकृति के ऐसे अद्भुत प्राणी के साथ ज्ञानी आदमी का सहज व्यवहार किस तरह चल सकता है। वह क्षण भर स्तब्ध सा खड़ा रहा। उसके बाद जैसे ही उसने हौले से बैग उठाया, विजया रुंधे गले से बोल उठी, यह मेरा है, आप रख कर दीजिए। और रुलाई अधिक रोक न सकने के कारण तेजी से कमरे से निकल गई। उसे नीचे देखकर नरेंद्र हैरान सा 2-3 मिनट खड़ा रहा। उसने बाहर आकर देखा, कहीं कोई नहीं था। कुछ देर वह राह देखता रहा, फिर खाली हाथ अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा। विजया ने लौटकर देखा, बैग रखा है लेकिन उसका मालिक नहीं है। वह रुपए लेने अपने कमरे में गई थी, लेकिन बिस्तर पर लेटकर रुलाई रोकने में कितना देर हो गई उसको होश नहीं रहा। पुकारने पर कालीप्रद बाहर आया। पूछने पर दुनिया भर के कामों की लंबी लिस्ट सुनाने के बाद बोला, मैं ऊपर था, जानता नहीं बाबू कब चले गए। दरबान कन्हैया सिंह ने आकर कहा, मैं अरहर की दाल चूल्हे